नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सावित्री बिहारी के पास आती है कुछ रुपए उधार मांगने के लिए, लेकिन उसी दौरान सतीश बासे पर उपेन, उसकी बीवी और दिवाकर को लेकर आ रहा होता है। जहां पर उपेंद्र सावित्री को सतीश के कमरे में देख लेता है। उसके बाद वो रुकता नहीं, वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी बातचीत जो कि सावित्री और सतीश के बीच हुई वो सुनी, जिसके थोड़ी ही देर बाद सावित्री वहां से निकल जाती है। अब आगे भाग 13। पाथुरिया घाट जा रहा हूं, ये कहकर सतीश रात के 11 बजे डेरे के बाहर आ खड़ा हुआ। थोड़ा सा मार्ग तय करते ही समझ गया कि थकावट की कोई हद नहीं है। पैर अचल हैं, प्रत्येक अंग पत्थर की तरह भारी है। कितना बड़ा और गंभीर अवसाद उसके तन मन में आज व्याप्त हो रहा है। कुछ दिन पूर्व की ऐसी ही एक रात की बात उसे स्मरण आ गई, जब बिहारी ने सावित्री और मोक्षदा के घर से वापस लौटकर कहा था कि वो नहीं है। उस दिन उस समाचार ने कुछ क्षण के लिए उसको विमूढ़ कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण अभिमान तथा अपमान की जो भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी, वो किले के निर्जन मैदान में स्तब्ध आकाश के नीचे आंखों के आंसू से बुझ न जाती। तो फिर जितने ही दिनों में क्यों न हो, सावित्री को बिना दग्ध किए शांत न होती। वैसी ही रात तो आज भी आई थी, फिर वैसी ही भयंकर ज्वाला क्यों नहीं भड़क उठी। एक खाली गाड़ी को जाते देख सतीश ने उसे बुलाकर बोला, पाथुरिया घाट चलेगा? गाड़ीवान ने गाड़ी रोककर मार्ग के प्रकाश में सतीश की ओर देखते ही सोचकर कि कोई शराबी मतवाला है, उसने कहा, वो तो बहुत दूर है, 3 रुपया लगेगा बाबू। रुपए तो है ना? हाँ रुपए हैं, तू चल। ये कहकर सतीश चढ़ बैठा और गाड़ी के एक कोने में सिर टेककर आंखें मूंद ली। थकावट ने उसको इस तरह घेर लिया था कि इससे अधिक बातें कहने की शक्ति उसमें नहीं थी। बहुत देर बाद बहुत सी गलियों में घूमकर गाड़ीवान ने विरक्त होकर पूछा, किस जगह जाइएगा बाबू? ठीक तौर से बता देते तो बढ़िया होता, मैं व्यर्थ ठीक घूम नहीं सकता इतना। सतीश ने अपने डेरे का पता बता दिया। कुछ देर बाद गाड़ी आकर दरवाजे पर पहुंच गई। कई बार पुकारने पर बिहारी ने आकर किवाड़ खोल दिया। सतीश ने चुपके से पूछा, बिहारी, सावित्री क्या कमरे में है? बिहारी ने विह्वल की भांति निहारते हुए कहा, नहीं बाबू, वो तो नहीं है, उसी समय चली गई। वो चली गई? हाँ बाबू, वो नहीं है अब। सतीश लंबी सांस छोड़कर बिहारी के बिछौने के छोर पर बैठ गया। उसका यहां न रहना सुख की बात है या दुख की, इसकी ठीक उपलब्धि वो कर नहीं सका। बिहारी ने पल भर रुककर मीठे स्वर से कहा, मैंने गाड़ी ठीक कर दी थी बाबू, चलिए आपके कमरे में बत्ती जलाऊं। नहीं, रहने दो, मैं ही जला लूंगा। ये कहकर सतीश उठकर चला गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब उसकी कच्ची नींद टूटी, तब दिन काफी चढ़ आया था। एक प्रचंड आंधी की भांति सब कुछ उलट पुलट कर इसे एक रात में कितनी ही घटनाएं हो गई हैं। इन्हीं इधर उधर फेंके हुए बिखरे हुए चिन्हों के बीच में बड़ी देर तक उसका मन विरक्त रहा। बिहारी तंबाकू देकर बाहर चला जा रहा था। सतीश ने पुकार कर कहा, सुनो बिहारी, जरा यहां। कल किस समय तक वो यहां आई थी? सावित्री के चले जाने के बाद उसके सब तरह के दुर्भाग्य याद करके बिहारी का व्यथित मन भीतर ही भीतर बहुत रो रहा था। उसने मुंह झुकाए ही मृदु स्वर से कहा, दोपहर को उसको इस मकान का किस तरह पता लगा? ये तो मैं नहीं जानता बाबू। सतीश उसके मुंह की ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोला, क्यों रे बिहारी, तू क्या सचमुच ही मुझे इतना बड़ा बैल पा गया है कि मैं ये भी नहीं समझ सकता? सच्ची बात बता। बिहारी आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़ स्वामी के मुंह की ओर देखता रहा। सतीश ने कहा, देख क्या रहा है? क्या तू विपिन के यहाँ नहीं जाता?
सावित्री के साथ तेरी भेंट मुलाकात बातचीत नहीं होती? नहीं बाबू, कहकर बिहारी के बाहर चले जाने को तैयार होते ही सतीश क्रुद्ध कंठ से बोला, खड़ा रहे, जाना मत। क्या तूने उसको यहां आने के लिए सिखाया नहीं था? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर बताया कि वो नहीं जानता। सतीश धमका कर बोला, फिर नहीं? बिहारी सिर झुकाए ही था। चौंक कर उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। सतीश कहने लगा, अरे तो फिर किस तरह उस हरामजादी को इस डेरे का पता लगा? जा, तू भी जा उसी के पास, वहीं जाकर रह। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की। मैं घर में शत्रु का पालन नहीं कर सकता। आज से तू भी जा, वो भी जाए, तुम सब निकल जाओ। तुम सबको मैंने जवाब दे दिया है। बिहारी ने एक बात भी नहीं कही, केवल उसके आश्चर्य से भरी दोनों आंखों के कोने से आंसुओं की लड़ी लुढ़क पड़ी। इस आंसू को सतीश ने देखा। क्षण भर मौन रहकर उसने प्रश्न किया, रात को वो कहां चली गई? बिहारी आंखें पोंछकर बोला, चिट्ठी लिखकर अपना पता ठिकाना बताने को कह गई है बाबू। सतीश फिर क्षण भर चुप रहकर कोमल होकर बोला, बहुत दुबली दिखाई पड़ी थी, बहुत बीमार थे क्या शायद, इसीलिए तो वहां जगह नहीं मिली क्या? बिहारी ने फिर सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। सतीश फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोला, लेकिन इस बार तुमको मैं सावधान कर देता हूं बिहारी, मेरे डेरे में वो फिर न घुसने पाए, या फिर किसी प्रकार बहाना बनाकर मेरे साथ भेंट करने की चेष्टा न करे। मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय कितने रुपए दिए तूने? बिहारी चाबी निकाल कर बोला, तो रुपए नहीं दिए। दिए नहीं? अरे क्यों नहीं दिए? तुझे मैंने कहा तो था। उसने लेना नहीं चाहा बाबू। यह कहकर बिहारी बाहर चला गया। सतीश ने उसको फिर पुकार कर लौटा लिया। सावित्री उपस्थित नहीं थी। बिहारी उसे प्यार करता है, इसलिए इस बिहारी को चोट पहुंचा सकने पर भी मानो कुछ क्षोभ मिट जाता है। उसके आगे आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों में क्या परामर्श हुआ? बिहारी फिर अपने को रोके न रख सका, रुद्ध कंठ से बोला, बाबू सावित्री क्या परामर्श करेगी मेरे जैसे आदमी के साथ? आपके चरणों में मैंने अपराध किए हो तो सिर झुका देता हूं, जो इच्छा हो दंड दीजिए, बूढ़े मनुष्य को इस प्रकार सताइए मत। ये कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। सतीश के नेत्र भी एकाएक मानो गीले हो उठे। अच्छा तू जा, ये कहकर उसको विदा करके वो एक बार फिर लेटा रहा और नेत्र बंद करके तमाकू पीने लगा। बड़ी जलन से जलकर उसके मुंह से जो भी भाषा सावित्री के प्रति क्यों न निकली हो, किंतु उसके उस रोग पीड़ित चेहरे की स्मृति भीतर ही भीतर उसको बहुत ही व्यथित कर रही थी। अब बिहारी की बातों से यद्यपि कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, फिर भी रुख से जान पड़ा मानो सचमुच ही वो और कहीं चली गई है। 2 वर्ष पहले सतीश के नवनाट्य समाज में बिल्व मंगल का अभिनय हुआ था। हठात उसे वही बात स्मरण हो आई। उसको क्यों नहीं भूल सकता? ये कैसा आश्चर्य है, जो सावित्री दुष्ट ग्रह की भांति उसको केवल लगातार पीड़ा पहुंचा रही है, जो अभी केवल कुछ ही घंटे पूर्व अपने मुंह से स्वीकार कर गई है कि वो उसकी कोई नहीं है, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, जिसके विरुद्ध आज उसकी घृणा का अंत नहीं है, तो भी उसी के लिए क्यों संपूर्ण मन में हाहाकार उठ रहा है। एक ऐसी विचित्र बात है, ऐसा भीषण विद्वेष और इतना बड़ा आकर्षण एक ही साथ किस तरह उसके हृदय के अंदर स्थान पा रहा है। अरे यदि वो एक बार भी देख पाता उसके एकांत में रहने वाला हृदय, जरा उसके नेत्रों कानों को बंद करके अब भी उसी एक विश्वास से अटल होकर पड़ा है कि सावित्री केवल मेरी ही है, मुझसे बढ़कर उसके लिए संसार में और कोई नहीं है। यहां तक कि सावित्री के विरुद्ध उसके मन में अपने मुंह की बातें तिल भर भी उसे इस विश्वास से विचलित न कर सके, तो उस दशा में संभवतः सतीश उस परम आश्चर्य का अर्थ समझ सकता। 2 घंटे बाद सतीश ने पथुरिया घाट जाने के लिए बाहर निकलकर मन ही मन कहा, ओह कैसी मूर्खता है, जाने दो, मैं भी बच गया, मेरे सर से विभूत उतर गया। मार्ग में चलते चलते वो सोचने लगा, लेकिन उपेन भैया को आज कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि आग में हाथ डालने से क्या होता है इसको जैसे वो निश्चित रूप से जानता था। अपने बाल्यकाल के स्नेही उपेन भैया को ठीक वैसे ही पहचानता था। उनके सामने इन सब अपराधों की क्षमा नहीं है।
आजन्म स्नेह के बदले भी उपेन भैया से तनिक भी प्रश्न पाने की आशा नहीं है। इस बात को उससे अधिक और कोई नहीं जानता था। किरणमयी के मकान का मुख्य द्वार खुला था। उसी स्थान पर सतीश चुपचाप खड़ा हो गया और अंदर प्रवेश करने के पहले ही सभी बातों पर एक बार अच्छी तरह विचार करने लगा। उसके ध्यान में आया कि केवल उपेन भैया ही उसके मित्र, गुरु और आदर्श हैं। उससे बढ़कर अपना कौन है? उसी उपेन भैया के पास जाकर सर उठाकर खड़े होने का अब कोई उपाय नहीं रह गया है। कल्पना से वो स्पष्ट देखने लगा कि आज भेंट होने के साथ ही अत्यंत कठोर शुद्ध आंखों की दृष्टि उनके बंधुत्व, स्नेह, प्रेम सभी को बिल्कुल ही जला डालेगी, तनिक भी क्षमा न करेगी। यही क्या सब कुछ है? इस मकान का द्वार भी इसके लिए क्या सदा के लिए बंद हो जाएगा? फिर यहां कौन मुंह लेकर प्रवेश करेगा वो? लेकिन इतनी हानि, इतनी लांछना जिसके कारण हुई, इतना बड़ा सत्यानाश जो कर गई, उसकी कौन थी जो स्वयं पकड़ में नहीं आई लेकिन मुझे बांध गई? उसने स्वयं तो दुख भोग नहीं किया, लेकिन मुझे दुख के सागर में डुबा गई। इस बात को सत्य कहकर मैं स्वीकार नहीं कर सकता, उसे झूठ कहकर उड़ा देना संभव है। एक लंबी सांस छोड़कर सतीश ने मन ही मन कहा, सावित्री, तुमने दुख दिया है, इसके लिए अब दुख नहीं है। लेकिन सच और झूठ को एक साथ मिलाकर ये कैसी विडंबना में तुम मुझे बांध कर रख गई हो। दासी ने एकाएक आकर कहा, आपको बहू बुला रही हैं। सतीश ने चौंक कर प्रश्न किया, उपेंद्र आ गए हैं? हाँ, कल बड़ी रात को आए हैं। उनका छोटा भाई और छोटी बहू जी? कहाँ? नहीं तो, वो अकेले ही आए हैं। आने के बाद से ही हमारे बाबू के पास बैठे हुए हैं। और अच्छा, बाबू कैसे हैं? दासी ने लंबी सांस लेकर कहा, बाबू तो समाप्त होने में देर नहीं है। सतीश ने एक क्षण चुप रहकर प्रश्न किया, अच्छा, भाभी कहाँ हैं? वो अभी स्नान कर रसोई घर गई है। सतीश और कोई प्रश्न न करके धीरे धीरे दबे पांव सीधे रसोई घर में चला गया। किरणमयी संभवतः प्रतीक्षा ही कर रही थी। सतीश के द्वार के निकट आते ही उसने उत्सुकता से पूछा, मकान में प्रवेश न करके बाहर खड़े रहे? अरे ये क्या बाबूजी, आंखें धस गई हैं, चेहरा इतना उदास है, रात को क्या नींद नहीं आई? सतीश के कानों में प्रश्न के प्रवेश करते ही उसका क्रोध आग की तरह लाल होकर फिर उसी क्षण बुझकर राख बन गया। बोला, हाँ, सारी रात जागकर उसको लेकर आमोद प्रमोद करता रहा, सुनकर संतुष्ट हो गई ना? फिर यहां मैं ना आऊं, यही ना? किंतु उस छोटे मनुष्य उपेन बाबू से कहना, मुझसे पूछते तो मैं सच्ची बात बता ही देता। संसार में उसके सिवा और भी मनुष्य हैं जो सत्य बोल सकते हैं। इसके सिवा मेरा ऐसा कोई संबंध भी नहीं है कि डरकर मुझे असत्य बोलना पड़ता। कह दो उससे, समझ गई ना भाभी? यह कहकर वो वापस घूम पड़ा। अचानक सतीश का यह मनोभाव देखकर, ऐसा कंठ स्वर सुनकर किरणमयी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी हो गई। उसने घबराकर बाहर आकर पुकारा, अरे जाओ मत बबुआ जी, सुनो तो। सतीश चिल्लाकर बोला, क्या होगा सुनकर? सच कहता हूं भाभी, वो इतना नीच मनुष्य है ये मैंने भी नहीं सोचा था। अरे जहां वो रहता है वहां मैं रहता भी नहीं। आज मैं समझ रहा हूं कि क्यों बाबूजी ने उस दिन चिट्ठी लिखी थी। लेकिन उस नीच से जाकर कह देना कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। किरणमयी ने व्याकुल होकर पूछा, अरे किससे? क्या कह रहे हो बबुआ जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, उससे कह देना, वो समझ जाएगा। लेकिन आज तुमसे भी कह जाता हूं भाभी, बिना अपराध के ही अपने घर का द्वार मेरे मुंह के सामने तुमने बंद कर दिया है। लेकिन एक दिन समझोगी सतीश कितना ही बुरा क्यों ना हो, उस पर विश्वास करके किसी ने किसी भी दिन धोखा नहीं खाया। और एक बात, उससे कह देना उसकी जितनी इच्छा हो, जहां तक वो सर्वनाश कर सके प्रयत्न करे, लेकिन मैं भी उसको अब अपना मुंह ना दिखाऊंगा, और वो भी मुझको। एकाएक सतीश दरवाजे की ओर देखकर रुक गया और दूसरे ही क्षण मुंह फेरकर आंधी की तरह शीघ्रता से चला गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करके किरणमयी की भी दोनों आंखें पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध उपेंद्र के मुंह पर जा पड़ी। वो चिल्लाहट सुनकर रोगी की शैया के पास से उठकर यहां चले आए थे और कमरे का द्वार थोड़ा सा खोलकर खड़े होकर सुन रहे थे। किरणमयी एक बार को समझ नहीं पाई और उसे ख्याल हुआ कि आखिर बात क्या है, उपेंद्र से जान लेना चाहेंगे। लेकिन वो कुछ भी न पूछकर चुपचाप किवाड़ बंद करके अंदर चले गए।
किरणमयी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये भला कैसी घटना घट गई? सतीश अपने उपेन भैया का उसके मुंह पर कैसा अपमान कर गया? किस लिए? वो रसोई घर में वापस जाकर हाथ के कामों को मानो स्वप्नाविष्ट की तरह करने लगी, लेकिन मन में एक गंभीर शुद्ध आश्चर्य सहस्त्रों रूप धारण करके निरंतर चक्कर लगाने लगा। उसके घर में ही जो बहुत बड़ी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली थी, क्षण भर के लिए वो उसे भी भूल गई। केवल सोचने लगे कि कल संध्या के बाद सतीश अपने डेरे पर वापस चला गया था। उसके बाद इसी ही एक रात में ऐसी क्या घटना घटी है जिससे वो ऐसा उन्मत्त आचरण करके चला गया। फिर भी उपेंद्र ने एक बात भी जान लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। उसको ऐसा मालूम हुआ कि क्षण भर के लिए उपेंद्र के सूखे कठोर मुख पर मानो असहनीय आश्चर्य फूट उठा। लेकिन ये सच है या केवल उसके ही मन की एक कल्पना, इसका भी वो निश्चय नहीं कर सकी। उपेंद्र वापस चले गए और रोगी के बिछौने के एक छोर पर अपने पहले के स्थान पर जा बैठे। वो स्वभावतः ही शांत प्रकृति के थे। एकाएक किसी पक्ष में या विपक्ष में मतामत प्रकट नहीं करते थे, लेकिन वो सहज निर्मल विचार शक्ति उनमें उस समय किसी तरह न रह सकी जब सुरबाला आदि को ज्योतिष के घर पहुंचाकर बड़ी रात को अकेले हरान के घर में आए थे। उस समय हरान का श्वास कष्ट भयंकर रूप से बढ़ गया था। भीतर होश था या नहीं, यह भी अनुमान करना कठिन था। चारों ओर देखकर उनकी अवस्था बड़ी बड़ी भीषण मालूम होती थी, फिर भी कहीं मानो जरा भी व्याकुलता नहीं थी। इसके पहले उन्होंने जो 2-4 मृत्यु शैयाएं देखी थीं, उनका इसके साथ कितना अधिक अंतर था। रोगी के सिराहने उसी तरह एक तेल का दीपक अत्यंत धीमे जल रहा था। मां कमरे के एक कोने में चटाई बिछाकर सो रही थी। केवल किरणमयी जागती हुई बैठी थी, लेकिन उसके भी आचरण में घबराहट का कोई भी लक्षण ढूंढ कर न पाने से उनको ऐसा ज्ञात हुआ मानो वो परम उदासीनता से पति की मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। मां का भी कैसा निर्लिप्त भाव है, अपनी बीमारी से व्याकुल है। कल रात को उपेन ने जो कुछ देखा था, उससे उन्हें स्पष्ट जान पड़ा था कि केवल मृत्यु की विभीषिका ही इन दोनों स्त्रियों के भीतर है, ये बात नहीं, अपितु हरान का जीवित रहना ही मानो एक बांध की तरह बन गया, और वो इस छोटे से परिवार के सुख दुख के प्रवाह को रोककर कूड़ा करकट से पीड़ित कर रहा है। जिस प्रकार भी हो, इस अवरोध से मुक्ति पा लेने से ही ये लोग मानो भारी संकट से बच जाएंगे। उपेंद्र अभी तक किरणमयी को पहचान नहीं सके, ये सुअवसर ही उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सतीश ने पहचान लिया था। इसीलिए पहले पहल जिस दिन हरान के बुलाने से इन लोगों ने इस घर में प्रवेश किया था, किरणमयी का उस रात का आचरण सतीश तो भूल ही गया था। उसको अधिक अपनी कठोरता का सहस्त्र अपराध स्वीकार करके उनकी क्षमा पाकर उसने भाई का स्थान ले लिया था, लेकिन उपेन को वो सुअवसर नहीं मिला। इसलिए कल रात्रि को कमरे में घुसकर एक ही क्षण में उनका अप्रसन्न चित्त मां के विरुद्ध विमुखता और स्त्री के प्रति घृणा से परिपूर्ण हो गया था। इसी कारण से सवेरे जब किरणमयी चाय दे गई तो उन्होंने उसे स्पर्श तक नहीं किया। सतीश के आने जाने का पता अघोरमयी को नहीं चला। उस समय वो नीचे अपने काम में लगी हुई थी। अब धीरे धीरे कमरे में घुसकर लड़के को देखकर रोने लगी। किसी ने उनको सांत्वना नहीं दी, मना भी नहीं किया। एकाएक उनकी चाय की कटोरी पर नजर पड़ जाने से रोने के सुर से उन्होंने प्रश्न किया, क्यों बेटा चाय नहीं पी? उपेंद्र संक्षेप में बोले, नहीं। अघोरमयी अत्यंत व्यग्र हो उठी, नहीं नहीं, ये नहीं होगा बेटा, सारी रात जागते रहे हो, इस पर यदि तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर तो मैं नहीं बचूंगी उपेन। उपेन कुछ बोले नहीं, केवल अघोरमयी के मुंह पर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर दूसरी ओर ताकने लगे। उसका अर्थ समझने की शक्ति अघोरमयी में नहीं थी। बार बार जिद करने लगी, किंतु उस दृष्टि का अर्थ समझ गई किरणमयी। इस कमरे में इस मृत प्राय संतान के निकट बैठकर दूसरे के लड़के के लिए जननी की व्याकुलता कितनी असंगत और अशोभनीय जान पड़ी, यह उसकी तीक्ष्ण बुद्धि से छिपी नहीं रही। लेकिन ये जो कुछ भी हो, उपेंद्र भी किस लिए इस एक तुच्छ अनुरोध के विरुद्ध इस तरह दृढ़ प्रतिज्ञा करके कड़े बनकर बैठे रहे, इसका भी कोई कारण किरणमयी समझ न सकी। उनका यह व्यवहार किरणमयी की दृष्टि में कम अशोभनीय नहीं जान पड़ा। खैर, दोनों ओर की यह जिद डॉक्टर के आ जाने से स्थगित हो गई। अंग्रेज डॉक्टर 2-3 मिनट तक परीक्षा कर चुकने पर अपना अंतिम उत्तर देकर चले गए।
और उसके साथ ये भरोसा भी दे गए कि अगली शेष रात्रि के पहले मृत्यु की संभावना नहीं है। उस समय कुछ 10 बजे थे। किरणमयी ने तनिक निकट आकर मृदु स्वर से कहा, आपको एक बार वहां जाकर उन लोगों से भेंट कराना भी तो आवश्यक है। उपेंद्र ने किसी ओर न देखकर कहा, नहीं, वैसी आवश्यकता नहीं है, वे लोग सब बातें जानते हैं। किरणमयी ने कहा, तो भी एक बार तो जाइए, अभी तो कोई भय नहीं है, तब तक स्नान करके जरा विश्राम करके लौट आ सकेंगे, जाइए। उपेंद्र चुप रहे। किरणमयी मृदु और दृढ़ स्वर से बोली, अरे जरा सोच कर देखिए ना, स्नान भोजन न करके उपवास करके अब सामने सामने बैठे रहने से तो कोई फल नहीं है। गाड़ी का सफर करके आए हैं, कल सारी रात यहां बैठे रहे, उसके बाद फिर आज दिन रात बराबर इस तरह बैठे रहने से बीमार पड़ सकते हैं। और फिर सतीश बाबू अभी नहीं है, इस समय आप सचमुच ही बहुत थके जान पड़ते हैं। मैं तो बैठी हुई हूं ना तब तक, आप जाइए, घूम कर आइए, बात मानिए, उठिए। एकाएक मुंह ऊपर उठाकर देखते ही उपेंद्र ने दृष्टि झुका ली। इस प्रकार इतनी बातें किरणमयी ने पहले कभी उनके सामने नहीं कही थी। इस कंठ स्वर में शुभकांक्षा की अधिकता नहीं थी, फिर भी एक दृढ़ता थी, कोमलता थी। उपेंद्र के कानों में किरणमयी का यह स्नेह भरा प्रथम अनुरोध बहुत ही सुंदर जान पड़ा। बहुत दिन पहले एक रात के समय जो तीव्र कंठ, जो कठिन भाषा इसके मुंह से ही वो सुन चुके थे, उसके साथ इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक अंतर जान पड़ा। उपेंद्र ने फिर किसी ओर न देखकर प्रश्न किया, आप लोगों का दिन आज कैसे बीतेगा? किरणमयी ने कहा, यह बात क्यों पूछ रहे हैं? लोगों पर आज जो दुख आने वाला है उसमें कोई भाग न ले सकेगा। लेकिन आप अब देर न करें, इसी वक्त उठिए। सच्ची बात कहने का यह कितना अद्भुत शांतिपूर्ण ढंग था। क्षण भर के लिए उपेंद्र ने सब कुछ भूलकर अपनी आश्चर्य भरी दोनों आंखों की परिपूर्ण दृष्टि किरणमयी के मुंह पर लगा दी। पहले ही उनकी दृष्टि में उसकी मांग के सिंदूर की चमकती हुई रेखा पड़ गई, जो कि नारी सौभाग्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रबल उच्छ्वास से उपेंद्र का सारा शरीर एक बार मानो कांप उठा। किरणमयी ने उसे देख लिया, लेकिन उसका आभास मात्र भी उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ। उसने कहा, आप उठिए, मैं उनको जरा दूध पिला दूं। उपेंद्र उठकर बैठ गए, बोले, दवा? किरणमयी व्यथित स्वर से बाधा देकर बोल उठी, नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सी दवाइयां बरबस मैंने पिलाई है, अब पिलाना नहीं चाहती। उपेंद्र ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दवा की आवश्यकता वो स्वयं भी नहीं जानते थे। पति को दूध पिलाकर उसने ज्यों ही पुनः अनुरोध किया, त्यों ही उपेंद्र उठ खड़े हुए और अति शीघ्र स्नान भोजन करके लौट आएंगे, ये कहकर दरवाजे की ओर बढ़ चले। तभी उसी समय किरण ने मृदु स्वर से प्रश्न किया, आते समय सतीश बबुआ के घर से होते आएंगे क्या? उपेंद्र घूमकर खड़े हो गए, बोले, क्यों? मेरे पास तो कोई आदमी है नहीं कि उनके डेरे पर एक बार किसी को भेजूंगी, इसलिए कह रही थी कि आप यदि एक बार। उपेंद्र को एकाएक ज्ञात हुआ कि इस बुला लाने के प्रस्ताव से उन्हीं को मानो विशेष रूप से ठोकर लगाई गई है, इसलिए तीखे स्वर से उन्होंने पूछा, उससे आपको कुछ विशेष आवश्यकता है? यह कंठ स्वर और उसका तात्पर्य किरणमयी से छिपा नहीं रहा, लेकिन इसलिए अपने कंठ स्वर से उसने उसे और बढ़ा नहीं दिया, केवल कहा कि इस दुर्दिन में तो मुझे सभी की आवश्यकता है उपेंद्र बाबू, और फिर उसके अतिरिक्त किस कारण वो आप पर इतना क्रोध करके चले गए ये भी मैं नहीं जानती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार उनको बुला लेने का प्रयत्न करना क्या अच्छा नहीं है? आप उनके लिए उद्विग्न मत होइए, वो तो मेरा ही मित्र है, अपना भला बुरा हम लोग ही ठीक कर सकेंगे। फिर भी आपको यदि विशेष कार्य हो तो उसके पास आदमी भेज सकता हूँ, स्वयं जाने का समय मेरे पास नहीं है। किरणमयी ने मृदु स्वर में कहा, कोई बात नहीं, यही अच्छा है, आदमी भेज दीजिएगा, उनका आना आवश्यक है। मित्र के साथ मित्र का मेल समझौता जब भी हो, लेकिन मैं उनकी बहन हूं। अपनी बड़ी विपत्ति के दिनों में अपने को दंड देने का अवसर आप लोगों को न दूंगी। नहीं, इसकी आवश्यकता है क्या है, मैं खबर भेज दूंगा। यह कहकर उपेंद्र बाहर चले गए। गोकी भाई बहन का नया रिश्ता किस रूप में स्थापित होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी, लेकिन इस बात को उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया। फिर भी जिस आत्मीयता की धारा एक दिन उसके बीच से प्रवाहित हो रही थी,
वो आज उसे अतिक्रम कर प्रवाहित होने लगी है। इस समाचार से उसे चोट पहुंची। मित्र के प्रति वो जो मन में आए कर सकते हैं, पर भाई बहन के निकटतम संबंध में किरणमयी किसी मित्र को हस्तक्षेप नहीं करने देगी। इसे समझाने के लिए अस्पष्टता का किंचित अंश बाकी नहीं रखता गया है। छोटी गली को शीघ्रता से पार करके उपेंद्र मुख्य सड़क पर पहुंचे और एक गाड़ी किराए पर ठीक करके उस पर सवार हो गए। अंधकार शीतल मृत्यु परी से बाहर आकर शहर के इस प्रखर सूर्यालोक दीप्त जीवंत कर्म चंचल राजपथ पर खड़े होने पर भी उसने आराम अनुभव नहीं किया। भीतर ही भीतर वो न जाने कैसी जलन अनुभव करने लगा। आवश्यकता पड़ने पर किरणमय जिस प्रकार उग्र भाव से कठोर हो सकती है, उसे उन्होंने एक दिन देखा था, लेकिन उसका शांतिपूर्ण विरोध भी उससे कम कठोर नहीं है। इसे उन्होंने आज की इन थोड़ी सी बातों से ही स्पष्ट अनुभव कर लिया। सतीश के साथ उसका एक विवाद उपस्थित हो गया है, किरणमयी को इसका पता चल गया है। ये बात भी उनके समझ में आ गई है, लेकिन झगड़े का कारण चाहे जो कुछ भी हो, दोष गुण का विचार वो स्वयं ही करेगी और किसी को हाथ न डालने देगी। ये बात घूम फिरकर उनके मन में आने जाने लगी। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।